उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा का हमारा नमस्कार। आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। एकदम से आप लोग टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आ रहे होंगे, रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया होगा और बस कुछ कदम ही आपके दूर है दरोगा बनने से। इसी बीच रिवीजन की सीरीज में हम लेके आए हुए हैं आज उत्तर प्रदेश एएसआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए लेके आए हैं विराम चिन्ह, जो कि आप राजपाल यादव की किताब में भी देख सकते हैं और भी कई किताबों से मिला के हम लोग लाए हैं। हम विराम चिन्ह के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह कैसे कैसे लगते हैं, कब लगते हैं, कहाँ लगते हैं, इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते किसे हैं और विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकाव। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकाव। भावों और विचारों का स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग लिखते या बोलते समय वाक्यों के बीच में या अंत में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं हम लोग देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और एलटी परीक्षा जो हिंदी विषय है, एलटी में जो हिंदी विषय है उसमें ये पूछ सकता है। यूपीएसआई में तो नहीं पूछ सकता, लेकिन एलटी विषय में ये पूछ सकता है कि कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों कितने विराम चिन्हों की बात की है। तो 20 प्रकार के विराम चिन्ह के बारे में कामता प्रसाद गुरु ने चर्चा किया है, ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। कामता प्रसाद गुरु ने जो अंग्रेजी में विराम चिन्ह उपयोग होते हैं, ठीक है, उसी को पूर्ण विराम के अतिरिक्त सभी इंग्लिश से आए हुए हैं हिंदी में। ये कामता प्रसाद गुरु का मत है। आगे हम लोग देखते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह। सबसे पहले क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम कैसे होता है? कामा, इसको कामा भी कहते हैं, अल्प विराम भी कहते हैं। अल्प विराम का अर्थ थोड़ा या बहुत कम होता है, अर्थ होता है थोड़ा या बहुत कम। जब किसी वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो उसे अल्प विराम वहाँ पे चिन्ह लगाते, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई हैं, रोको, मत जाने दो, जाओ बैठो, जाओ मत बैठो। तो यहाँ पे जो ये कामा लगा हुआ है इसको हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। हम जल्दी देख लेते हैं क्योंकि इसमें से आपके परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। तो हम देख लेते हैं, आइए अर्ध विराम किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य में अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो उसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम में अर्ध विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, ठीक है, ये दोनों के बीच में आता है। जैसे सूर्य चमक रहा था, लुए चल रही थी, मोहन यात्रा पर बढ़ता जा रहा था। ये अर्ध विराम का चिन्ह है। आपको विराम चिन्ह ध्यान देना है क्योंकि विराम चिन्ह ही आपके एग्जाम में पूछता है। एक विराम चिन्ह दे देगा कि ये किससे संबंधित है, ये इसको क्या कहते हैं, बाकी परिभाषा के बारे में हो सकता है आपसे न पूछे, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह, जब वाक्य में विचार पूर्ण रूप से विराम दे देते हैं तो उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जूही आजकल बहुत नाराज है, तो यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है, ठीक। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें आदि बोधक विराम चिन्ह, अरे वह तो चला गया, ये यहाँ पे जो विस्मयाद बोधक एक पाई नीचे एक बिंदी, इसको विस्मयाद बोधक विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में कथोपकथन, वार्तालाप, संवाद आदि के नाम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, तो इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? योजक चिन्ह को संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। जब वाक्य में एक ही शब्द दोहराया जाए या विपरीत शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जय पराजय, माता पिता, इसमें योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम कोष्ठक। कोष्ठक
कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उसी सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी वाक्य से पृथक की जा सकती है। जैसे क्रिया के दोनों भेदों सकर्मक अकर्मक के उदाहरण दीजिए। तो सकर्मक अकर्मक जो कोष्ठक में है इसको हम वाक्य से अलग रखना चाहते हैं, इसलिए इसको हम कोष्ठक में रखे हुए हैं। ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, हम पूर्ण रिवीजन की क्लास 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ऐसे की बना रहे हैं ताकि आप एग्जाम के समय कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए हैं। ठीक है। तो आप लोग भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह हम देख लेते हैं। इसको डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, इसको सिंगल कहते हैं। दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हम आपको बता देते हैं। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, ये 2 प्रकार के होते हैं अवतरण। जैसे कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? तो पहला है एक उद्धरण चिन्ह, इसको ऐसे कहते हैं, कोई 6/9 भी कहता है इसको। कवि के नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक लिखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, तो यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कामा या एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है। ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा कौन सा है? दोहरा या युगल उद्धरण चिन्ह, जिसको 66/99 भी कोई कहता है, याद करने के लिए, बाकी कहता कोई नहीं है। किसी व्यक्ति या विद्वान अथवा पुस्तक के अवतरण या वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। किसी के वाक्य को कहने के लिए इसको डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है या युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वां देख लेते हैं, विवरण या आदेश चिन्ह। सूचना या विवरण आदि देने हेतु जैसे निम्नलिखित नियमों का पालन करें, ऐसे करके ऊपर एक पाई नीचे एक पाई ऐसे करके किया जाता है, इसको विवरण या आदेश चिन्ह कहते हैं। 17 प्रकार के चिन्ह को हम लाए हुए हैं और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 प्रकार के चिन्ह हैं। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं पुनरुक्त सूचक चिन्ह। एक ही शब्द या वाक्य को नीचे की पंक्ति में बार बार लिखने से बचने के लिए इसको प्रयोग किया। जैसे राम, फिर आपको अगर राम लिखना है तो नीचे ऐसे 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 कर देते हैं, जो चिन्ह लगा देते हैं, उसको पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे किसी शब्द को सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे करके जो इसमें जीरो करके शून्य करके जो लिखा गया है, इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। कौन से चिन्ह कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं। आगे है लोप चिन्ह। प्लस 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 करके ऐसे कामा कामा कर दिया, डॉट डॉट कर दिया जाता है, इसको लोप चिन्ह कहते हैं। जब वाक्य में कुछ बात छोड़कर आगे की बात लिखनी है, जैसे रघुपति राघव राजा, फिर राम नहीं लिखना है, ऐसे करके फिर सीताराम, इसमें क्या है? लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे है पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह। वाक्य में महत्वपूर्ण अंश को इंगित करने के लिए उस अंश के नीचे जो लाइन खींची जाती है उसे हम पाद चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास है, इसको जो नीचे लाइन खींचा गया है इसे हम पाद चिन्ह या रेखांकित चिन्ह कहते हैं। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी अगर आप लोग को ख़राब दिख रही हो तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो अच्छा दिखेगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम दीर्घोच्चारण चिन्ह। इसको ऐसे करके यस करके लिखते हैं, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। किसी शब्द के दीर्घकालीन उच्चारण लंबे समय तक करने के लिए, जैसे नहीं तुम मत जाओ, तो नहीं में ऐसे ऐसे करके जो लिखते हैं कई बार, इसको हम दीर्घोच्चारण चिन्ह कहते हैं। ठीक है। आगे कौन सा है? आगे है हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। इसमें क्या होता है, जब वाक्य में कोई शब्द लिखते समय छूट जाए तो उसकी पूर्ति करने के लिए
त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समता की बेटी हिंदी कक्षा देख रही है, तो यहाँ पे आपको हिंदी की अगर लिखना है तो आप लोग को ऐसे करके जो चिन्ह लगाया जाता है उसको हम हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे लगाएंगे तो शब्द ऊपर की ओर लिखेंगे, अगर इस ऐसे लगाएंगे तो शब्द नीचे की ओर लिखेंगे। ठीक है, वाक्य के नीचे की ओर। आगे देखते हैं कौन सा है, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता मतलब बराबर। जब दो पदों में अर्थबोध की समानता दिखाई जाती है, इसका प्रयोग गणित में अधिक किया जाता है। जैसे शुभ लाभ, ये बराबर होता है जो इसे हम तुल्यता बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का चिन्ह का चैप्टर समाप्त हुआ। हम 17 प्रकार के चिन्ह लाए हुए थे आप लोग के लिए। आप लोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो हम ऐसे लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोग एग्जाम के समय कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। एक चीज़ और, अगर आप लोग कहीं भी हिंदी विषय नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे आप मत पढ़िए, कहीं से किताब से या किसी यूट्यूब चैनल से जो और अच्छे से पढ़ाया है। हम तो ये रिवीजन की दृष्टि से बना रहे हैं, तो इसलिए कम समय में ज़्यादा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे किताब जैसे राजपाल सिंह की किताब है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण की किताब है। तो उसको पढ़ने के बाद अगर आप लोग हमारा वीडियो पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आपसे हमारा अनुरोध है कि पहला, अगर आप हिंदी नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो आप लोग मत पढ़िए, अगर हिंदी पढ़े हैं तभी हमारा वीडियो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको एग्जाम के समय रिवीजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसको, हम प्लेलिस्ट इसका बना दिए हैं, आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम रह जाए तो एग्जाम के समय तक कम से कम 2-3 बार आप लोग वीडियो देख लीजिए हमारा, तो आप लोग का काम हो जाए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।